जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आपका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था सर किसान आंदोलन शुरू कराओ। तो चलो आज आप किसान आंदोलन शुरू कराओ। किसान आंदोलन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो यह चीज समझने वाली है कि राजस्थान में किसानों ने आंदोलन क्यों किया था। यानी कि लगभग 1818 ईस्वी में राजस्थान में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। यानी राजपुताने के लगभग सभी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधियां की थी। अब क्या है, अपने जो राजा है वो अंग्रेजों को पैसे देंगे। अब पैसे खुद के घर से तो देंगे नहीं, इसलिए राजाओं ने ये बोझ है वो जमींदारों के ऊपर डाल दिया। जमींदारों को कहा कि अभी आप पैसे लाके दीजिए। जमींदारों ने ये बोझ अब किसानों के ऊपर डाल दिया। यानी जैसे बिजोलिया में तो 84 प्रकार के कर लगा दिए। अब किसानों को खुद ही समझ में नहीं आता था कि यार कौन कौन से कर दे। हर दूसरे दिन आज ये कर देना है, आज जमींदार को ये कर देना है, आज राजा को ये कर देना है। तो आप करा के ऊपर भी चर्चा करांगे। जैसे बिजोलिया में अपने 84 प्रकार के कर लगते थे। तो सारा आप किसान आंदोलन पढ़ांगा, एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा जाए। तो सबसे पहले आप जो किसान आंदोलन शुरू करांगा वो आप मेवाड़ की भूमि से शुरू करांगा। ठीक है, एक बार आरपीएससी ने सीधा सा प्रश्न पूछा था। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन जो रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ था वो अपने मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। एक ही बात है बस, और कुछ भी इसके ध्यान में रखने वाली बात नहीं है, इसलिए अपन करवा देते हैं। चलो, यानी का मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। ठीक, आरपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या पता एग्जाम में दोबारा प्रश्न रिपीट हो जाए। कब शुरू हुआ था? 1880 ईस्वी में। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन जो कहां से शुरू हुआ था? मातरकुंडिया। मातरकुंडिया कहां पे है? रासमी में। रासमी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ था मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में। बस एक ही बात है इसकी, और आज तक इसके बारे में कभी नहीं पूछा गया। एक बार आरपीएससी ने प्रश्न बना दिया था। ठीक है, सबसे जो अपने महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, जो किसान आंदोलन की जड़ है, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन यहां से शुरू होते हैं भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका जो समय है वो है 1897 से लेकर 1941 ईस्वी तक। यानी कि 44 साल तक चलने वाला किसान आंदोलन अहिंसात्मक किसान आंदोलन, यानी इसके अंदर किसी की भी कोई मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया कहां पे पड़ता है? बिजोलिया पड़ता है सर भीलवाड़ा में। अगर आप कभी राजस्थान पुलिस में भीलवाड़ा से भर्ती होगे तो आपको बिजोलिया थाने में नौकरी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विद्यावली। प्राचीन नाम क्या है इसका? विद्यावली। ठीक है, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में, प्राचीन नाम विद्यावली। ये अपने बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना था। यानी जैसे मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, 4 तो अपने राणा लाखा है वो अपने राणा चुंडा को ही देके चले गए थे कि इनके वंशज ही संभालेंगे। जो सबसे बड़ा ठिकाना था सलूम्बर। वैसे ही यानी मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, उनमें से एक ठिकाना था बिजोलिया। बिजोलिया है वो राणा सांगा ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने सहायता की थी। इसलिए राणा सांगा ने ये जो बिजोलिया है वो किसको सौंप दिया था? अशोक परमार को। किसको सौंप दिया था? अशोक परमार को। अशोक परमार कहां का था? जगनेर। जगनेर कहां पे है? भरतपुर में। ठीक है, अशोक परमार को सौंप दिया था। इस अशोक परमार ने 1527 के खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, इसलिए राणा सांगा ने खुश होकर इसको बिजोलिया ठिकाना सौंप दिया था। आरपीएस ने एकदम सीधा सा प्रश्न पूछा, बिजोलिया में कौन सा वंश था? परमार वंश। ठीक है, बिजोलिया में कौन सा वंश था? परमार वंश। इससे याद रह जाएगा, अशोक परमार को सौंप दिया था, तो यहाँ पे कौन सा वंश था? परमार वंश था। ठीक है, बिजोलिया, बिजोलिया को उपरमाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपरमाल। उपरमाल का पठार कहां पे है? बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार कौन सा है? उपरमाल का पठार है। ठीक है, ये तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि होगी बिजोलिया की। अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे बिजोलिया भीलवाड़ा में है, प्राचीन नाम विद्यावली है। अशोक परमार को राणा सांगा ने सौंप दिया था क्योंकि उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, और इसको क्या कहते हैं? उपरमाल भी कहते हैं। अब इसकी शुरुआत यहां से होती है। कभी एक बार क्या हुआ, गिरधारीपुरा गांव है, इस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव के अंदर गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़, यानी यहां पे जो परिवार कौन सा था? यहां पे कौन सी जाति के किसान रहते थे? यहां पे धाकड़ जाति के किसान रहते थे बिजोलिया में। ठीक है, एकदम मतलब मासूम से किसान है, कोई ज्यादा मतलब न्यू को नहीं आप कहे कराना कि ज्यादा तेज, एकदम सीधा साधा किसान रहे।
ठीक है। तो यानी कि गिरधारीपुरा गांव में एक बार गंगाराम धाकड़ के घर पर मोसर का प्रोग्राम हो रहा था। मोसर तो समझो मृत्यु भोज है, जिसको नुक्ता भी कह देते हैं, मोसर भी कह देते हैं, मृत्यु भोज भी कह देते हैं। तो उस समय सारे जो धाकड़ समाज के लोग हैं वो एकत्रित हो रखे थे। उसमें बिजोलिया का जागीरदार था जिसका नाम था करशन सिंह परमार। करशन सिंह परमार, देख लो परमार वश आएगा। यहाँ पे अशोक परमार है, कृष्ण सिंह परमार है, ये सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे कौन समझता परमार वश। तो क्या है कि उसमें बिजोलिया का जागीरदार था जिसका नाम था कृष्ण सिंह परमार। तो अब इससे क्या किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। तो गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर पर मोसर का प्रोग्राम था, यानी कि जैसे मृत्यु भोज है तो सारे धाकड़ समाज के लोग इकट्ठा हो रखे थे। तो यहाँ पे थे अपने साधु सीताराम दास, इन्होंने आवाज उठाई। कौन थे? साधु सीताराम दास। इन्होंने आवाज उठाई साधु सीताराम दास जी ने। कभी देखो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, यानी कृष्ण सिंह जी परमार हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा कर बढ़ा रखे हैं, बिजोलिया की जनता परेशान है। तब अपने धाकड़ समाज के लोग बोले तो क्या किया जाए, यानी उसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, यानी कि ये संदेश है वो मेवाड़ के महाराणा के पास में भेजा जाए। अब मेवाड़ के महाराणा के पास में जाए कौन? सबको डर लगता है भाई, ऐसे तो है ही नहीं जैसे आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में जाकर मिल सकते हो क्या? कोई नहीं मिल सकता। तो वैसे ही उसमें राजा के पास में मिलना कोई ऐसे आसान काम नहीं था कि बस मुंह उठा के चल दिए, यानी लोग राजा देख ही नहीं पाते थे पूरी जिंदगी। यानी जो वहां पे जो जैसे कोई काम करता था ना महल में, वो ही नहीं देख पाता था राजा कौन सा है। अगर जैसे युद्ध में जाते थे ना, तो युद्ध में जैसे कोई मुकुट पहनना होता है जैसे राजचिन्ह, उसको देखकर वो पता लगाते थे कि हाँ ये राजा है। तभी तो जैसे राणा सांगा घायल हुआ तो दूसरे ने अपने जाला अजा ने अपने राजचिन्ह धारण कर लिए, तब लोगों को लगा अभी राजा जिंदा है, तो इसलिए वो राजचिन्ह धारण कर लेते थे। अब जाए कौन? तो साधु सीताराम दास जी ने कहा कि ये संदेश है वो मेवाड़ के महाराणा के पास जाना तो चाहिए। अपने जो कृष्ण सिंह परमार है वो बिजोलिया के किसानों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है। तो दो व्यक्ति तैयार किए कि जिनका नाम था नानजी और ठाकरी पटेल। नानजी और ठाकरी पटेल कि इस समस्या के समाधान के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में जाएंगे नानजी और ठाकरी पटेल। अब ये जाते हैं, कई दिन तो आराम से घूमता रहा, मैं पिछोला झील देखे आराम से, कभी अपने सहेलियों की बाड़ी के दर्शन करें, लेकिन मिल कौन पावे। फिर बैंक के बाद में एक दिन थोड़ी बहुत मुलाकात हुआ। कहां से आए हो? बिजोलिया से आए हो सर। क्या बात है? कि सर वो कृष्ण सिंह जी परमार का। अच्छा क्या बात हुई? सर कोई बात को नहीं। तो क्या बात हुई थी? ऐसे ही आए मिलने के लिए? हाँ सर ऐसे ही आए थे। बस इतना कह के भाग के आ जाते हैं। लेकिन मतलब इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है। जब ये बात है अपने कृष्ण सिंह परमार को पता चलती है कि यानी कि जो बिजोलिया वाले हैं ये मेरी शिकायत करने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में गए थे और इनका कोई समाधान नहीं निकला, तब इस अपने कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हो जाते हैं और इसने कर लगा दिया, चौरी कर। कौन सा कर लगा दिया? चौरी कर लगा दिया। चौरी कर समझते हो? चौरी चौरी तो समझती होगी। कब लगाया था? 1903 ईस्वी में लगाया था। चौरी चौरी होता है जैसे लड़की की शादी होती है तो जो यज्ञ कुंड होता है ना, जैसे हवन कुंड जिसके बाहर के और फेरे लगते हैं, तो वो होता है चौरी, उसको बोलते हैं चौरी। तो इस कृष्ण सिंह परमार ने कहा अगर बिजोलिया में कोई लड़की की चौरी बिठाएगा यानी लड़की की शादी करेगा तो 5 रुपए कर देगा मेरे को। कितने रुपए कर देगा? 5 रुपए। अब किसानों ने कहा अरे कुछ तो शर्म करके, लड़की की शादी के ऊपर लोग कन्यादान देते हैं। जैसे आज भी अपने कोई आस पड़ोस में पता चल जाता है कि यार लड़की की शादी है, चाहे अपना जानकार नहीं होना तो भी एक संदेश भेजते हैं यार कि चलो मेरी तरफ से 500 रुपया कन्यादान लिखा के आ जाइए। हर कोई देता है भाई का लड़की की शादी है तो मतलब चलो लड़के की शादी में कोई लिखा है, लेकिन लड़की की शादी में सब मतलब कन्यादान लिखा के भी 500 रुपया 1100 रुपया मेरी तरफ से कन्यादान लिखा दिए। और यो कृष्ण सिंह परमार का अगर लड़की की शादी तो 5 रुपया मन देना पड़ेगा का। अब किसानों ने कहा कुछ तो शर्म करके, तो किसान इससे परेशान हो गए। किसान है वो बिजोलिया छोड़कर जाने लगे, हमें तेरे बिजोलिया में रहना ही नहीं है क्या। अब कृष्ण सिंह परमार ने सोचा जब बिजोलिया के किसान चले जाएंगे तो मैं किसके ऊपर कर लगाऊंगा। तब कृष्ण सिंह परमार दुखी होकर बोला चलो ठीक है क्या, मैं चौरी कर वापिस लेता हूं, आप यहीं रुक जाओ। यानी ये ग्वालियर की तरफ जाने लगे थे। जैसे बिजोलिया और एमपी पास पास में ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, यानी बॉर्डर ही लगता है एकदम। बिजोलिया और अपने बिजोलिया भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है आपस में। तो यानी ये क्या है कि बिजोलिया छोड़कर मध्य प्रदेश में जाने लगे थे। तब इसने कहा था कृष्ण सिंह परमार ने चलो ठीक है मैं मेरी गलती माफ करोगे, अब मैं चौरीकर हटा देता हूं। तो इस प्रकार से इसने चौरीकर हटाया था। लेकिन ध्यान रखना चौरीकर है वो कृष्ण सिंह परमार ने लगाया था। 1906 के अंदर इस कृष्ण सिंह परमार की निसंतान मृत्यु हो जाती है, यानी इसके कोई बेटा नहीं था, निसंतान मृत्यु होगी। अब निसंतान मृत्यु होगी तो बेटा गोद लेना पड़ेगा। बेटा गोद कहां से आएगा? वहीं से आएगा। कहां से? जगनेर भरतपुर से, क्योंकि इनका वंश तो वहीं से शुरू हो रहा है।
भाई क्या है, जैसे कृष्ण सिंह परमार की जब निसंतान मृत्यु हो जाती है तो अगर बेटा गोद लेंगे तो परमार वंश का कहां से आएगा? ये जगनेर भरतपुर का अशोक परमार की इसी शाखा से आएगा। तो यहां जगनेर भरतपुर से आता है पृथ्वी सिंह। 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह को गोद लिया जाता है। और इस पृथ्वी सिंह का जब नया आया जमींदार बना तो इसका राज्याभिषेक किया गया। इसको एक कर होता था तलवार बंदाई कर, यानी कौन सा कर होता था? तलवार बंदाई कर। एक मिनट भाई, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो अब नया जमींदार कौन बन गया? 1906 ईस्वी के अंदर पृथ्वी सिंह बन गया। और इस पृथ्वी सिंह ने एक नया कर लगा दिया, तलवार बंदाई कर, जिसको तलवार बंदाई कर भी कह देते थे, उत्तराधिकारी कर भी कह देते थे अपन। ठीक है, कौन सा कर है? तलवार बंदाई कर। कब लगाया था? 1906 ईस्वी में। किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने, जब नया जमींदार बनता है। ये जो तलवार बंदाई कर होता था ये अपने मेवाड़ के महाराणा को दिया जाता था तब, यानी कि इसका खूब सारा खर्चा हो गया, यानी कि खूब इसने शौक बढ़ाए कि भाई का ये लो, ये स्वागत करो और ये करो और वो करो, इसका मतलब बहुत ज्यादा इसने खर्चा किया। तो अब खर्चो ज्यादा बढ़ गया तो इसने क्या किया पृथ्वी सिंह ने कि ये कर है वो बिजोले के किसानों के ऊपर डाल दो। अब किसान फिर परेशान, अरे आज तक ये तलवार बंदाई कर है वो किसानों के ऊपर नहीं लगा, तो कौन सा आ गया जो हमारे ऊपर ये कर लगाने लगा? तब यानी कि 1906 ईस्वी के अंदर ध्यान रखना, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर या उत्तराधिकारी कर लगाया था। ठीक है, ये कर हो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिया जाता था, यानी उसमें कोई भी हो उसमें मेवाड़ के महाराणा को ही दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थोड़ी मोटी बातें हैं बिजोले किसान आंदोलन की, आप थोड़ी ध्यान रखना। इसके बाद में एक दबंग बंदी की एंट्री होती है 1916 ईस्वी के अंदर। इस किसान आंदोलन में एक दबंग बंदा आता है जिसका नाम था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की में एंट्री होती है। विजय सिंह पथिक के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं आपको। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, ये अपने बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। हुआ क्या था, 1907 ईस्वी के अंदर जो रास बिहारी बोस द्वारा संचालित था सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह था अपने, जैसे 1857 की क्रांति असफल हुई थी, उसके बाद में अपने क्रांतिकारियों ने डिसाइड किया था कि जस्ट 50 साल बाद अपन 1857 की क्रांति की तरह एक और सशस्त्र विद्रोह करेंगे। तो वो था सशस्त्र विद्रोह, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया, अंग्रेजों को पता चल गया था। तो वैसे ही अपने उस सशस्त्र विद्रोह में अंग्रेजों ने विजय सिंह पथिक को पकड़ा, उसमें उनका नाम भूप सिंह गुर्जर था, और इसको पकड़कर कहां पे बंद कर दिया? टाटगढ़। टाटगढ़ दुर्ग कहां पे? अजमेर में। इसके अंदर पकड़कर बंद कर दिया। वहां से भाग गए और भागकर कहां आ गए? ओथड़ी गांव। ओथड़ी गांव कहां है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ओथड़ी गांव आके रहने लगे। ठीक है, तो उसके बाद में ओथड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में रहने लगे। तो वहां पे ये अपने विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ गए। कौन सी? विद्या प्रचारिणी सभा। ये विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था? हरिभाई किंकर ने। ठीक है, और अपना नाम क्या रख लिया था? भूप सिंह गुर्जर से अपना नाम कर लिया था विजय सिंह पथिक। थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली और इस अपने विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ गए थे। इस विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था? हरिभाई किंकर ने किया था। ओजड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में आके रहने लगे और वहां पे थोड़ा शिक्षक के रूप में रहने लगे। तो वहां पे अब जैसे क्रांतिकारी तो थे तो थोड़ा भाषण अच्छा देते थे, तो वहीं पर माणिक्यलाल वर्मा आते थे इनका भाषण सुनने के लिए। कौन आते थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। अब इस माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि आप मतलब भाषण अच्छा देते हो क्या, क्यों ना आप बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ो। अब विजय सिंह पथिक मन मन में मुस्कुराते हैं, क्या भाषण तो क्या अच्छा देता हूं, मैं तो क्रांतिकारी हूं, लेकिन अब थोड़ी मैंने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली इसलिए थोड़ा सा मैं घूम रहा हूं क्या। अब इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ना है, तो 1916 के अंदर ये अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ये थोड़ी सी बातें बताई मैंने विजय सिंह पथिक के बारे में, वैसे भी अपने क्रांतिकारी पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल से और बता दूंगा। ठीक है, तो अब एक दबंग बंदे की एंट्री होती बिजोलिया किसान आंदोलन में, विजय सिंह पथिक की। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या क्या काम किए थे वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर अपने विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और एक गीत लिखा था पंछीड़ा। कौन सा गीत लिखा था? पंछीड़ा। ये भी पूछा जा चुका है, यानी पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने किस किसान आंदोलन में लिखा था? बिजोलिया किसान आंदोलन में लिखा था। पंछीड़ा गीत लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। विजय सिंह पथिक के प्रभाव में आकर माणिक्यलाल वर्मा ने नौकरी छोड़ दी थी। ये कोई ठिकाने के अंदर नौकरी करते थे तो वहां से इस्तीफा दे देते हैं। अब क्या विजय सिंह पथिक क्या क्या काम करेंगे? जैसे अपने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो सारे अपन चर्चा करेंगे। जैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन होगा,
तो चलो अभी साफ करते हैं, थोड़ा फिर बताते हैं। विजय सिंह पथिक अब अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ चुके हैं, अब आगे क्या क्या काम होंगे इनके। अब विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ चुके हैं और सबसे पहले ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। 1916 में तो किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 ऊपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष है वो खुद नहीं बनते हैं, अध्यक्ष या सरपंच है वो बनाते हैं इसको। अध्यक्ष या फिर सरपंच है वो बनाते हैं मन्नाराम पटेल को, मन्नाराम पटेल को। और इसके जो संस्थापक हैं वो खुद अपने विजय सिंह पथिक हैं। संस्थापक कौन है? विजय सिंह पथिक है। इसका उद्देश्य क्या था ऊपरमाल पंच बोर्ड का, यानी इसकी स्थापना क्यों थी? इसकी स्थापना इसलिए की थी कि आप भाई किसानों, जो किसान है वो अपने जमींदार को कर नहीं देंगे, इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की, ठीक है। तो इसके बाद में थोड़ी सी मेवाड़ सरकार जागी और मेवाड़ सरकार ने एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया था। कौन से का? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इसका गठन किया था, कब किया था? 1919 के अंदर। थोड़ी सी मेवाड़ सरकार जागी, भाई गए तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं, अपने को भी कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में 5 सदस्यीय आयोग भेजा गया बिजोलिया के अंदर। वहां पे इन्होंने किसानों की मांग की जांच की, किसानों की मांग को इन्होंने सही ठहराया। यानी जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था, इन्होंने कहा कि भी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो वास्तव में सही कर रहे हैं, इनकी मांग भी जायज है, लेकिन इसके ऊपर आगे कार्रवाई नहीं हुई। अब विजय सिंह पथिक फिर थोड़ा सा परेशान। विजय सिंह पथिक ने क्या किया? कानपुर से एक अखबार निकलता था, कानपुर से एक अखबार निकलता था जिसका नाम था प्रताप। इसका जो संपादक था वो था गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी इसका संपादक था, ठीक है। कानपुर से एक अखबार निकलता था प्रताप, जिसका संपादक था गणेश शंकर विद्यार्थी। तो विजय सिंह पथिक ने इस गणेश शंकर विद्यार्थी को कहा कि देखो भैया, आप जो अखबार निकालते हो प्रताप, ये तो हमारे ही मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम पर आपका अखबार निकलता है, तो आप हमारी कुछ मदद कीजिए। तो इसने कहा बिल्कुल बताओ, क्या मैं तो प्रताप के नाम से ही सब कुछ कर रहा हूं, क्या तो अगर मेरे लायक कोई सेवा होगी तो बताओ। तो इसने कहा कि जो बिजोलिया से संबंधित जो किसानों की समस्याएं हैं, आप उनका अखबार में प्रकाशन कीजिए। तो यानी कि इसका प्रकाशन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप में, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित खबरें विजय सिंह पथिक ने प्रताप नामक अखबार में प्रकाशित करवाई थी। और इस प्रताप का जो अखबार का जो संपादक था उसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। नाम देखो, यानी कि गणेश शंकर, शंकर भगवान के पुत्र कौन है? गणेश। देखो नाम पहले, गणेश जी का नाम पहले आ गया, याद हो जाएगा तुम्हारे। गणेश, गणेश नाम पहले आ गया, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। इसका संपादक कौन था? प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी। अब भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, यानी फिर भी अपने ज्यादा मेवाड़ सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। अब विजय सिंह पथिक क्या करते हैं? महात्मा गांधी से मिलने का निश्चय करते हैं। तो ये 1919 के अंदर कहां पे जाते हैं? बंबई में जाते हैं। 1919 के अंदर ये बंबई जाते हैं। उसमें बंबई था, वर्तमान में इसको मुंबई कहते हैं, लेकिन पहले इसको बंबई कहते थे। तो 1919 के अंदर बंबई गए, वहां पे महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं, महात्मा गांधी को सारी बातें बताते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो उस समय महात्मा गांधी भी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखते हैं कि जो भी बिजोलिया के किसानों की जो समस्याएं हैं उनका आप समाधान कीजिए, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। जो महात्मा गांधी है वो अपने सचिव भेजते हैं, अपना खुद का महादेव देसाई, कि जाओ बिजोलिया के अंदर स्थिति का पता करो, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। वहीं पर विजय सिंह पथिक ने वर्धा, महाराष्ट्र में, वर्धा कहां पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है, क्योंकि मुंबई तो गए हुए थे 1919 के अंदर। तो वहीं पे इन्होंने एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1919 के अंदर। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन किन ने की थी? एक तो अपने विजय सिंह पथिक है, कहां गए विजय सिंह पथिक? एक तो अपने विजय सिंह पथिक है, एक अपने अर्जुन लाल सेठी है, ठीक है, और एक अपने केसर सिंह बारट। 3 व्यक्तियों ने मिलकर अपने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। कब की थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। इस राजस्थान सेवा संघ का ट्रांसफर कर देते हैं 1920 के अंदर। 1920 के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, कहां पे कर देते हैं? अजमेर में, ठीक है, क्योंकि यानी वर्धा तो चला नहीं सकते थे,
राजस्थान सेवा संघ, क्योंकि ये तो उसमें भाई का बंबई गए हुए थे मिलने के लिए, और वर्धा कहां पे, वहीं महाराष्ट्र में है, तो वहीं पर इन्होंने अपने विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारठ ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। बाद में इस अपने राजस्थान सेवा संघ का ट्रांसफर कर देते हैं और अजमेर ले आते हैं, कब 1920 ईस्वी के अंदर, और यहीं से एक अखबार निकालते हैं विजय सिंह पथिक राजस्थान केसरी नाम से। कौन सा? राजस्थान केसरी नाम से अखबार निकालते हैं। किसने निकाला था? विजय सिंह पथिक ने। ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। राजस्थान केसरी नामक अखबार कहां से निकाला था? ये भी अपने वर्धा महाराष्ट्र से निकालते हैं, बाद में इसका भी ट्रांसफर अजमेर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्था ही आ जाएगी अजमेर, तो ये अखबार भी कहां से? फिर अजमेर से निकालेंगे, और इसका भी 1919 के अंदर वहीं से निकालते हैं। राजस्थान केसरी नामक अखबार किसने निकाला था? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, थोड़ी सी बातें ध्यान में रखना राजस्थान सेवा संघ की। तो अब तो समझ गए होगी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में क्यों हुई थी, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है, सीधा से लिखा देते हैं ये लो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। अरे हुई क्यों थी ये तो बताओ ना। ये अब जैसे कहानी समझ में आ गई आपको, हाँ इसलिए गए हुए थे वहां पे और इसलिए इन्होंने संस्थापना की थी, तो अब आपको मतलब कहानी फिट होगी, अभी आप कभी बोलोगे ही नहीं। अब एक बार समझ लेना बस, हाँ ठीक है, जब 1919 में गए हुए थे वहां पे इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, नहीं तो पूरी जिंदगी रटते ही रहते। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी, ठीक है, प्लस केसरी सिंह बारठ थे, प्लस अर्जुन लाल सेठी थे। ऐसे नहीं रटना है, समझना है की क्यों थी। ठीक है, हाँ, तो अब अभी भी क्या थोड़ी सी कार्रवाई हुई नहीं, तो इसके बाद में क्या 1923 ईस्वी के अंदर अपने विजय सिंह पथिक को बेंगो किसान आंदोलन का भी इन्होंने थोड़ा बहुत नेतृत्व किया था, मैं बताऊंगा जब। अभी इसके बाद में बेंगो किसान आंदोलन ही आएगा, तो उस बेंगो किसान आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक को पकड़ देते हैं, पकड़कर जेल में डाल देते हैं। कौन? मेवाड़ सरकार। मेवाड़ सरकार विजय सिंह पथिक को पकड़कर जेल में डाल देती है। ठीक है, इसके बाद में लगभग 1927 से जेल से छूटते हैं। इसके बाद में फिर बिजोलिया के किसान इनके पास में जाते हैं, विजय सिंह पथिक के पास में जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार अब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, न तो जमींदार ने कर कम किए और न ही कुछ और। तो विजय सिंह जी पथिक कहते हैं एक काम करो, ये जो जमीन आप मतलब जिसके ऊपर खेती करते हो, ये आप जमींदार को वापस लौटा दो। अब जब जमीन के ऊपर अपन खेती नहीं करेंगे, जब उसके ऊपर फसल ही नहीं होगी, तो कहां से कर होगा भाई? जमींदार कहां से पैसे लेगा? वही बात इन्होंने तो उस हिसाब से की थी जैसे चौरी कर लगाया था। जब बिजोलिया की जनता है वो बिजोलिया छोड़कर जाने लगी, तब इसने क्या चौरी कर हटा दिया था। तो वैसे ही काम करो, जमीन है वो सारी की सारी जमींदार को वापस लौटा दो। तो किसानों ने विजय सिंह पथिक की सलाह के ऊपर अपने जो सारी की सारी जमीन थी वो जमींदार को वापस लौटा दी। जमींदार ने कहा कि सोच लो एक बार, मैं जमीन फिर जो आपकी जो जमीन है वो वापस नहीं दूंगा। किसानों ने कहा ठीक है, सोच लिया। जमींदार ने फिर कहा कि मैं जमीन ये ले रहा हूं, मैं इसके बाद में वापस नहीं दूंगा। अब कुछ किसान पिघल गए, बोले कह रहे हैं हमारा तो गलती होगी, ये मतलब बहका की लिया विजय सिंह पथिक की सलाह पर। तो बोले ठीक है, कोई गलती नहीं, आधी किसानों की जमीनें वापस दे दी, थोड़ा बहुत और मेरे जैसा एकदम क्रांतिकारी। बोला उनको फिर कहा कि सोच लो कि मैं जमीन फिर वापस नहीं दूंगा। किसान बोला हमें जमीन चाहिए नहीं, मेरे जैसा क्रांतिकारी। जमींदार अब डेढ़ होशियार, वो उनसे भी ज्यादा चालाक निकला किसानों से। इसने क्या किया, जमींदार ने ये जो जमीन किसानों की जमीन लेकर कम कीमत के ऊपर है वो नए किसानों को लौटा दी, यानी कम कीमत पर, कम कीमत के ऊपर इनकी नीलामी कर दी। ले जाओ भाई, मेरे पास जमीन पड़ी है और जितने मतलब तारे पास पिसा है उतना दे जाओ और जमीन ले जाओ। यानी दूसरे किसानों ने जमीन खरीद ली। अब किसान परेशान। अब इस बात का सारा दोष विजय सिंह पथिक को दिया गया कि आपके कारण ही हमारी जमीनें चली गई, यानी इसने इतने अच्छे काम किए, उसका तो कोई क्रेडिट नहीं देता। वर्तमान में भी यही है, आप कितने अच्छे काम करो कोई क्रेडिट नहीं देगा, बस एक आपने गलती कर दी, इसके बाद में सारा दोष आपके ऊपर ही, आपके कारण हमारी जमीनें चली गई। जबकि इसने इतने अच्छे काम किए थे, ऊपरवाल पंथ बोर्ड की स्थापना की थी, इसने जो प्रताप के अंदर खबरें छपाई थी, ये अपने महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे बंबई, लेकिन एक इनकी एक सलाह के ऊपर इनकी जमीनें चलेगी, तो सारे का सारा दोष विजय सिंह पथिक को दिया गया। और विजय सिंह पथिक इस बात से दुखी होकर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन से हट गए। ठीक है, इस बात से दुखी हुए और इसी बिजोलिया किसान आंदोलन से हट जाते हैं। ये लो भाई, मैं तो हट गया, अब तुम ही संभालो। इसके बाद में कहते हैं इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था अपने जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, हरिबाबू उपाध्याय, ठीक है। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र, काशी कबासी करीम इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने नेतृत्व किया माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा तो बाद में मेवाड़ प्रजामंडल में थोड़ी सी बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर हरिबाबू उपाध्याय थोड़ा बहुत ये नेतृत्व करते हैं। कुल मिला के बाद में विजय सिंह पथिक के बाद में कोई सीट ढंग से इनका नेतृत्व नहीं कर पाया था। लेकिन फिर माणिक्यलाल वर्मा जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, उसमें अपने एक प्रधानमंत्री था मेवाड़ का सर
टीवी राघवाचारी, टीवी राघवाचारी ये मेवाड़ का प्रधानमंत्री था सर टीवी राघवाचारी। इस टीवी राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा दोनों के मध्य समझौता होता है 1941 ईस्वी के अंदर, और किसानों की जमीनें वापस लौटा दी गई और कुछ कर कम कर दिए गए। इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन जाकर समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? 1941 ईस्वी के अंदर। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बिजोलिया किसान आंदोलन समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, यानी कि माणिक्यलाल वर्मा और सर टीवी राघवाचारी के मध्य 1941 ईस्वी में समझौता होता है कि वे आप किसानों की जमीन है वो वापिस लौटा दो और थोड़े बहुत कर है वो कम कर दो। इस प्रकार से जाके समझौता हो गया और फिर बिजोलिया किसान आंदोलन 1941 ईस्वी के अंदर जाकर समाप्त होता है। राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन, राजस्थान का नहीं, ये तो कहते हैं विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन, यानी 44 साल तक चला था। कितने साल तक? 44 साल तक चला था। विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन, अहिंसात्मक किसान आंदोलन। इसके अंदर किसी की मृत्यु नहीं हुई, देख लो सही, अहिंसात्मक किसान आंदोलन, इसके अंदर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, आप देख सकते हो जी, यानी एक की भी मृत्यु नहीं हुई। सबने आराम से अहिंसा का प्रयोग किया था और आराम से किसान आंदोलन चलाया था। 44 साल तक चला था। तो ये है अपने बिजोलिया किसान आंदोलन, और आरपीएससी का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, आराम से सीधा सीधा एग्जाम में सवाल उठाती है। ठीक है, थोड़ा वो समझ में आ गया तो किताबों से थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि समझाना जरूरी था। अब इतना टाइम अपने पास है नहीं कि नोट्स लिखाएं, नहीं तो आपको नोट्स भी करवाते। जब अपने पास फ्री टाइम होगा दोबारा से डिजिटल बोर्ड आने के बाद आपको दोबारा से नोट्स लिखवाए जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं दूसरा अपने मेवाड़ से बेंगू किसान आंदोलन। अब अपन शुरू करेंगे बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, यानी कि बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू, बेंगू कहां पड़ता है? पहले तो मेवाड़ राज्य का एक मतलब ठिकाना था। जैसे मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, वैसे बिजोलिया भी एक मेवाड़ का ठिकाना था, सलुम्बर भी ठिकाना था, वैसे ही बेंगू भी मेवाड़ का एक ठिकाना था, ए श्रेणी का ठिकाना था। बेंगू कहां पे पड़ता है वर्तमान में? वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान में कहां पे है? बेंगू चित्तौड़गढ़ में। इसकी शुरुआत कैसी होती है? यहां पर भी धाकड़ समाज के व्यक्ति थे, यानी धाकड़ जाति के किसान रहते थे। ठीक है, अब बिजोलिया और बेंगू पास पास में है। तो जैसे बिजोलिया में धाकड़ समाज के लोगों ने आंदोलन किया, तो बेंगू वाले बोले देखो अपने अपने समाज के लोग हैं जो बिजोलिया में किसान आंदोलन कर रहे हैं, और अपन देखो हाथ पर हाथ रखी बैठे हैं। इसलिए इन्होंने, बेंगू वाले किसानों ने एक सभा की थी। कहां पे की थी? मेनाल। मेनाल के अंदर एक स्थान है बेरुकुंड। मेनाल कहां पड़ता है? मेनाल पड़ता है भीलवाड़ा में। बहुत ही बढ़िया स्थान है, अगर आप कभी आओ ना देखने के लिए, मेनाल झरना है। ठीक है, कभी देखने के लिए आओ तो मंडलगढ़ के पास में है, तो भाई मैं तो देख के आ चुका हूं। अगर कभी आप देखने के लिए आओ तो बहुत शानदार है, त्रिवेणी संगम भी है अपने। ठीक है, तो मेनाल, यहाँ अपने किसानों ने सभा की थी मेनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पर। देखो मेनाल सीधा सब पूछा जा चुका है एग्जाम में, यानी कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? मेनाल के बेरुकुंड नामक स्थान से बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, यहां पर 53 प्रकार के कर लिए जाते थे। कितने प्रकार के? 53 प्रकार के। और बिजोलिया किसान आंदोलन में 84 प्रकार के कर। मैंने बताया नहीं? मैंने बताया है या नहीं? अगर नहीं बताया तो कोई नहीं, ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन में 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। कितने? वहां पे बिजोलिया में 84 प्रकार के, और अपने बेंगू में 53 प्रकार के कर लिए जाते थे। जैसे लाटा कुंता, हाँ भाई मैंने नहीं बताया, ये लाटा कुंता बताया नहीं तुम्हें अभी तक। बेगारी कर, ये भी चलो समझा देता हूँ। भूमि कर में वृद्धि, ये मैंने वैसे ही बताया बोल के, थोड़ा समझा देता हूँ लाटा कुंता क्या है। जैसे लाटा का अर्थ होता है, जैसे देखो मतलब अपने जैसे फसल काट लेते हैं, फसल काटने के बाद में उनको गठड़ी बांधते हैं, और गठड़ी बांध के जैसे डेरी लगा देते हैं, उनको कहते हैं लांटा। ठीक है, और कुंता का अर्थ होता है अनुमान। राजस्थानी भाषा में कुंता को क्या कहते हैं? अनुमान लगाना। और लांटा यानी कि जैसे गठड़ी होती है, क्या बोलते हैं? गठड़ी बोलते हैं क्या? जैसे गेहूं की समझ लो आप, जैसे अपने गेहूं को काटते हैं उसके बाद में उसको बंडल बांध के और वैसे रख देते हैं गठड़ी, उसको बोलते हैं अपन लांटा। और कुंता यानी अनुमान। अब क्या, जैसे जमींदार आता था किसान के खेत में, अब वो किसान की जैसे फसल देखता और फिर बोलता यार तेरा तो अब की बार है 100 क्विंटल अनाज हो जाओगे। अब वो अनुमान लगा के चला गया। अब किसान बोलता मालिक कट्ठा 100 क्विंटल हो जाओगे, देखो हम 50 क्विंटल ही क्यों नहीं हुए, ना तेरे 100 क्विंटल अनाज होगा। उसने रजिस्टर में लिख लिया भाई इस अपने फलाना किसान के कितने क्विंटल? 100 क्विंटल अनाज हो जाएगा। ठीक है,
अब उसने लिख के चला गया। अब वो कहता 100 क्विंटल अनाज होगा, मेरे तू 60 क्विंटल पहुंचा देना क्या, यानी कि 100 क्विंटल तेरे अनाज होगा और मेरे पहुंचाएगा कितना, 60 क्विंटल। ठीक है, ये सिर्फ उसने अनुमान लगाया, नहीं तो अभी तक फसल निकली है और नहीं आ पाया भैया, पता चला कि फसल इतनी निकल गई। वो फसल देख के बता देता आपके भाई इतनी फसल होगी, 100 क्विंटल फसल होगी, मेरा 60 क्विंटल पहुंचा देना। अब अगर उसने जैसे फसल निकाली और उसके बाद में सपोज कर लो किसान के फसल होगी 50 क्विंटल, किसान के फसल भी 50 क्विंटल, लेकिन उसको जमींदार को 60 क्विंटल पहुंचानी पड़ेगी। अब 60 क्विंटल कहां से पहुंचाए, यानी उसने पूरी साल मेहनत की खेत में। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो, आज आप अगर खुद सोच के देखोगे, आप पूरी साल मेहनत कर रहे हो, अगर अगला कह देगा मेरे को 60 क्विंटल देनी है, आपकी निकली खेत में 50 क्विंटल, अब आप 10 क्विंटल खुद घर से दोगे, यानी खुद घर से देनी पड़ रही है, पीछे कुछ नहीं है, बाल बच्चे कुछ भूखे मरो चाहिए, मतलब आगे आपको 10 क्विंटल आगे जमींदार को और देनी पड़ेगी, यानी 60 क्विंटल आप उसके घर पर पहुंचाए कि आओ। ये थी लाटा कुंता। ठीक है, बेगारी यानी बिना मजदूरी के काम करवाना, जैसे आज आपसे कोई पूरे दिन काम करवाए 1 रुपया भी नहीं दे, वो है बेगारी। ठीक है, जैसे पूरे दिन जमींदार अपने खेत में काम करवा लेता था किसानों से, भी करो काम, पूरे दिन बेल की तरह लगे रहते थे, फिर शाम को जब पैसे की बारी आ जाती कोई पैसा नहीं, तो पूरे दिन ऐसे ही अपने पूरे दिन काम किया और पैसा कुछ मिलना नहीं, तो वो होती थी बेगारी। यानी कि ये ज्यादा परेशान करती थी लाटा कुंता। ये थोड़ा ध्यान रखना, लाटा कुंता क्या है, यानी फसल के ऊपर अनुमान लगा देती थी, हाँ भी तेरे तो इतनी फसल होगी, मेरी इतनी पहुंचा देना। अब इसको हो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब ये थोड़े ज्यादा ध्यान है, लाटा कुंता बेगारी कर। ठीक है, ये अपने एग्जाम में थोड़ा सा बढ़िया पूछा गया, लाटा कुंता। अब तो समझ जाओगे क्या है लाटा कुंता, यानी फसल के ऊपर देख के अनुमान लगाना था। तो यहाँ पर 53 प्रकार के कर लिए जाते थे और बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। ठीक है, कर तो मैंने बता दिया, लेकिन लाटा कुंता नहीं समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि मेनाल के बेरकुंड नामक स्थान पर बेंगो के जो धाकड़ किसान वो एकत्रित हो रखे थे। अब इन्होंने कहा कि भाई अब अपना नेतृत्व तो कौन करेगा, जैसे अपने बिजोलिया के अपने ही भाई आंदोलन कर रहे हैं तो अपने को भी आंदोलन करना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि बिजोलिया पास में ही है, तो वहां पे विजय सिंह जी पथिक के पास में चलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप भी हमारा नेतृत्व कीजिएगा। तब सारे के सारे किसान गए विजय सिंह पथिक के पास में, बेंगू वाले। तब इन्होंने कहा कि विजय सिंह पथिक जी आप हमारा भी नेतृत्व कीजिए, हम बेंगू के धाकड़ किसान हैं। तब विजय सिंह पथिक बोले देखो मैं अभी बिजोलिया किसान आंदोलन को संभाल रहा हूँ। ठीक है, यानी ये लगभग 1922 की बात है। बेंगू किसान आंदोलन का जो समय पीरियड है वो 1922 से लेकर 1925 ईस्वी है। ठीक है, कुछ जगह आपको 1921 भी दे सकता है, लेकिन 1922 ही सही है। 1922 से लेकर 1925 ईस्वी, तो 1922 ईस्वी के अंदर ये बेंगू किसान आंदोलन, जो बेंगू के अपने किसान हैं वो विजय सिंह पथिक के पास में मिलते हैं। तब विजय सिंह पथिक कहता है देखो मैं तो इसका नेतृत्व तो नहीं कर सकता, लेकिन एक मेरा ही होशियार विद्यार्थी है जो आपका नेतृत्व करेगा। उसका नाम क्या है, रामनारायण चौधरी, यानी आपका नेतृत्व करेगा। रामनारायण चौधरी को विजय सिंह पथिक जी भेज देते हैं कि आप जाइए और किसानों का नेतृत्व कीजिए। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने रामनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आता, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने रामनारायण चौधरी ने किया था। इसके बाद में एक ट्रेंच यानी कि ट्रेंच आयोग आया था। ट्रेंच आयोग से पहले एक वोलेस्विक समझौता हुआ था, वो बता देता हूं। वोलेस्विक समझौता ये क्या है वो भी बताता हूं। देखो ये वोलेस्विक समझौता हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था। ये उस समय अपने बेंगू का जमींदार था जिसका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य होता है ये। ठीक है, यानी वोलेस्विक समझौता होता है किन किन के मध्य होता है, अनूप सिंह बेंगू का जमींदार और अपने रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता। इन दोनों के मध्य समझौता होता है कि आप जो बेंगू के अंदर थोड़े से कर लगा रहे हो वो थोड़े से कर कम कर दो। ठीक है, जिससे अपने किसानों को राहत मिल जाएगी। अनूप सिंह थोड़ा सीधा साधा आदमी था, इसने बोला चलो ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर इन दोनों के मध्य समझौता हो गया। लेकिन उस समय मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी था जिसका नाम था ट्रेंच। मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी था जिसका नाम था ट्रेंच। ठीक है, इस ट्रेंच ने मेवाड़ की सरकार को भड़का दिया। कभी देखो क्या अनूप सिंह ने समझौता कर लिया क्या अपने रामनारायण चौधरी से, हम किसानों के कर कम कर देंगे क्या। ये बात मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में गई, तो भाई इसने अनूप सिंह को हटवा दिया। यानी का कोई समझौता लागू नहीं है क्या, यानी इसने तो समझौता किया था, अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य समझौता हो गया था, लेकिन मेवाड़ी सरकार ने कहा ये समझौता लागू नहीं करेंगे, ये कोई भी समझौता नहीं है। इसका नाम वोलेस्विक क्यों रखा गया, यानी ट्रेंच ने कहा कि 1917 के अंदर उसमें क्रांति हुई थी।
उसके अंदर जो एक किसानों मजदूरों की पार्टी थी उसका नाम था वोलेस्विक। कहिए तो वो पार्टी बन गई क्या, जो किसानों मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, अनूप सिंह तो वो पार्टी बन गई, इसलिए इन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ था उसका नाम दिया था वोलेस्विक। ठीक है, आज तक तो तुमको पता ही नहीं होगा सर वोलेस्विक वोलेस्विक याद करते हैं, वोलेस्विक वोलेस्विक क्या है। वोलेस्विक यानी 1917 के अंदर एक रूस के अंदर क्रांति हुई थी, वहां पे जो किसानों और मजदूरों की एक पार्टी थी उसका नाम था वोलेस्विक। तो ट्रेंच ने अपने मेवाड़ की सरकार को भड़का दिया। ट्रेंच है वो एक अंग्रेज अधिकारी था जो अपने मेवाड़ में बंदोबस्त अधिकारी था। ठीक है, तो इसने भड़का दिया। ये तो देखो वोलेस्विक की तरह काम कर रहे हैं अनूप सिंह, तो फिर बाद में मेवाड़ की सरकार ने अनूप सिंह को हटा दिया था और नजरबंद कर दिया था और कहा कि हम ये समझौता लागू नहीं करते हैं। फिर मेवाड़ की सरकार ट्रेंच को भेजती है कि आप जाओ और बेंगू के किसानों के साथ में बात करो, यानी कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। तब ट्रेंच आयोग आता है, यानी ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। ये बेंगू के किसानों के पास में आता है, लेकिन बेंगू के किसान इसके साथ में कोई वार्तालाप नहीं करते हैं। बेंगू के किसान कहते हैं हमारे मध्य तो समझौता हो गया था हमारे रामनारायण जी चौधरी और अनूप सिंह के मध्य, लेकिन तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो गया। हम तो तुम्हारी शकल भी नहीं देखेंगे क्या, तुमसे मुलाकात तो दूर की बात है, हम तुम्हारी शकल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। यानी ट्रेंच इससे बड़ा दुखी हुआ। तो क्या है कि गोविंदपुरा गांव में किसान एकत्रित हो रखे थे। गोविंदपुरा गांव कहां है, चित्तौड़गढ़ में। यहां पे गोविंदपुरा गांव के अंदर किसान एकत्रित हो रखे थे। बात है ये 13 जुलाई 1923 ईस्वी की। यहां पर गोविंदपुरा गांव में किसान एकत्रित हो रखे थे, किसान यहां पर सभा कर रहे थे। ठीक है, गोविंदपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में 13 जुलाई 1923 ईस्वी को बेंगू के किसान एकत्रित हो रखे थे और यहां पर सभा कर रहे थे। अब उसमें ट्रेंच भी आ गया कि यार ये अच्छा मौका, मैं किसानों के साथ में वार्तालाप कर लेता हूं, लेकिन किसान इसके साथ में वार्तालाप करने को राजी नहीं थे। तो जैसे ये सभा में गया ट्रेंच, तो किसान सारे के सारे उठकर जाने लगे। ट्रेंच को बड़ा गुस्सा आया तो इसने गोलियां चलवा दी। ठीक है, गोलियां चलवाने के बाद में वहां पे रूपाजी और करपाजी दाकड़ शहीद हो गए। ठीक है, इस गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा गांव कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को हुआ था। किस किसान आंदोलन से संबंधित है गोविंदपुरा हत्याकांड, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। वहां पे कौन शहीद हो जाते हैं, रूपाजी और करपाजी दाकड़। गोलियां किसने चलाई थी, ट्रेंच ने, क्योंकि किसान है वो ट्रेंच के साथ में वार्तालाप करना नहीं चाहते थे। ट्रेंच को गुस्सा आया, इसने गोलियां चलवा दी। इस बात का पता जब अपने विजय सिंह पथिक को चलता है तो विजय सिंह पथिक बेंगू आते हैं कि यार देखो क्या मतलब किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई गई हैं, जहां पे रूपाजी और करपाजी दाकड़ है वो शहीद हो गए। तो इस बात का जब पता विजय सिंह पथिक को चलता है तो विजय सिंह पथिक है वो बेंगू आते हैं। वहां पे मेवाड़ सरकार विजय सिंह पथिक को पकड़कर कैद कर लेती है और इनको जेल में डाल देती है। मैंने कहा था ना तो अभी अपने बिजोले किसान आंदोलन में कि अपने विजय सिंह पथिक थोड़े दिन बाद में बेंगू किसान आंदोलन से 1927 में जेल से छूटते हैं। ठीक है, तो इन 3-4 साल जेल में रहते हैं। तो यहां से इनको पकड़कर मेवाड़ी सरकार विजय सिंह पथिक को पकड़कर और कहां पे डाल देती है, जेल में डाल देती है। धीरे धीरे आंदोलन अपने आप पे समाप्त हो जाता है। नहीं तो कोई इसका फिर बाद में नेतृत्व करता मिला। विजय सिंह पथिक एक दबंग हीरो था, उसको थोड़ा सा पकड़ के और जेल में डाल दिया। फिर ये आंदोलन 1925 में जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने बेंगू किसान आंदोलन। ट्रेंच आयोग ध्यान रखना, ट्रेंच आयोग का गठन हुआ था। वोलेस्विक समझौता ध्यान में रखना, गोविंदपुरा हत्याकांड ध्यान में रखना, नेतृत्वकर्ता ध्यान में रखना, ये कर ध्यान में मत रखना। 53 प्रकार के कर लिए जाते थे, अगर संख्या याद रखो तो ठीक है, लेकिन अपने बिजुलिया किसान आंदोलन का जरूर ध्यान रखना, वहां पे 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। ठीक है, शुरुआत कहां से, मीनाल के मेरकुंड भीलवाड़ा में सारे किसान एकत्रित हुए थे और दाकर जाति के किसान रहते थे। बिजोलिया के किसानों की प्रेरणा लेकर ही बेंगू के किसानों ने किसान आंदोलन शुरू किया था। बेंगू वर्तमान में कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। ये लो, इससे बार तुमको कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक और बता दूं, बरड या बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, एक और करवा देता हूं मैं। अब अपने छोटा सा है बरड या फिर बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन या फिर बरड किसान आंदोलन। ठीक है, बरड कहां पे पड़ता है, बरड नामक स्थान भी कहां पे, बूंदी में। इसका जो नेतृत्व करता था वो था पंडित नैनूराम शर्मा। चलाओ ना नैनो से बाण रे। ठीक है, तो वो ही नैनूराम, यानी कि नैनो से बाण मत चलाओ। नैनूराम यानी नैनो से क्या मत चलाओ, बाण मत चलाओ। ठीक है, तो इसका नेतृत्व करता कौन है, पंडित नैनूराम शर्मा। यहां पर एक प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ है, डाबी हत्याकांड, यही पूछा जाता है एग्जाम में। डाबी हत्याकांड कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ था।
ठीक है। यहाँ पे एक बूंदी का पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था इकराम हुसैन। एक इकराम हुसैन के नेतृत्व में किसान सभा कर रहे थे डाबी गांव में, तो यहाँ पे इकराम हुसैन ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है। इस गोलियों के अंदर 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, देवीलाल गुर्जर प्लस नानक जी भील। नानक जी या नानजी भील भी मिल सकते हैं। नानक जी भील कौन सा गीत गाते हुए? झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने इस नानक जी भील के लिए गीत लिखा था, अर्जी गीत लिखा था। यहां पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये लो भाई, बताओ, बूंदिया ब्रेड किसान आंदोलन। ठीक है। 1923 इसका नेतृत्व करता है वो पंडित नेनूराम शर्मा। एक डाबी हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को। ध्यान में रखना ये तारीख। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को। यहाँ पे बूंदी का पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था इकराम हुसैन, इसने गोलियां चलाई थी। ठीक है। किसान डाबी के अंदर सभा कर रहे थे जहां पे देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील है वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा नानक जी भील के लिए अर्जी गीत लिखते हैं और यहाँ पे महिलाओं ने भी भाग लिया था। एक बार एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछ लिया। वैसे तो देखो महिलाओं ने सभी जगह भाग लिया था, लेकिन एक बार सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा है, यानी कौन से किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, तो उसके अंदर आरपीएससी ने अपने बूंदी किसान आंदोलन से ही माना था। तो ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि महिलाओं ने यहाँ पे बूंदी किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। याद रह जाएगा, नैनूराम चलाओ ना नैनो से वाण रे, नैनो यानी बाण। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन। तो ठीक है दोस्तों, अपने और बच गए हैं 2-3 किसान आंदोलन और बचे हैं, तो कल की वीडियो में आप कंप्लीट करते होंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।